हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है रेलवे ग्रुप डी 2025 में विज्ञान से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी साइंस से जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो सारे सवाल मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहें और मैं आपको ये बताते चलूँ कि मैं आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी पूरे जोर शोर से आपको करवाऊँगा। आप चैनल में परीक्षा के अंत तक बने रहें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सारे प्रश्न को देख लीजिए कि किस तरह का प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें, लगभग 20-25 से ऊपर प्रश्न है, लगभग 30 प्रश्न है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? खुम्ब से, खमीर से, फफूंदी से या शैवाल से? तो देखिए पेनिसिलिन जो है फफूंदी से निकाला जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ये सवाल पूछा जा सकता है और कब की थी। देखिए पेनिसिलिन की खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में, ठीक है, की थी, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो खोज हुई थी, ठीक है, ये पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजिन से की। यह एक एंटीबायोटिक दवा है जिसका उपयोग कवक एवं जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोगों के निदान में किया जाता है और पेनिसिलिन नोटेटम नामक फफूंद से प्राप्त किया थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि प्याज निम्नलिखित में से किसका विकसित रूप है, यानी अतिशोधित रूप है? पत्ता का, तना का, जड़ का या इनमें से कोई नहीं? देखिए प्याज, ठीक है, प्याज जो है तना का विकसित रूप है। कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए जब तना अपने सामान्य कार्यों से हटकर अपने आकार में परिवर्तन कर लेता है तो उसे तने का रूपांतरण कहते हैं, ठीक है, मॉडिफिकेशन कहते हैं। तने में जो रूपांतरण होता है वो निम्नलिखित है, मैं आपको बताता हूँ। तने में निम्नलिखित 3 प्रकार के रूपांतरण पाए जाते हैं। कौन कौन? तो आप देख सकते हैं, ठीक है। पहला भूमिगत रूपांतरण। भूमिगत रूपांतरण में आपका आता है कंद जैसे आलू, इसको ट्यूबर कहते हैं। शलकंद जैसे प्याज, लहसुन, लीली। और घनकंद जैसे बंडा, अरबी, जिमीकंद, केसर, ठीक है। प्रकंद जैसे हल्दी और अदरक, ठीक है। दूसरा है अर्धवावीय रूपांतरण। ये आपका आता है ऊपरी भूस्थारी जैसे ब्राह्मी बूटी, घास, स्टोलन जैसे पुदीना, ठीक है। भूस्थारी जैसे जलकुंभी, पिस्टिया, अंतःभूस्थारी जैसे सेवंती। तीसरा है वावीय रूपांतरण। इसमें आपका आता है स्तंभ प्रतान जैसे अंगूर, स्तंभशूल जैसे नींबू और बेर, प्रणाब स्तंभ जैसे नागफनी, पत्र प्रकालिका जैसे अनानास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला ये सवाल जो है वो है कि चाय पत्तियों के संसाधन में यानी प्रोसेसिंग में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? बेलन, शुष्कन, किण्वन या मलानन? क्या होगा? तो देखिए चाय पत्तियों के संसाधन में, ठीक है, चाय पत्तियों के संसाधन में जो प्रक्रिया आवश्यक नहीं है वो पूछा जा रहा है। देखिए चाय पत्तियों के संसाधन में यानी प्रोसेसिंग में मलानन की प्रक्रिया आवश्यक नहीं होती है, ठीक है। इसमें आपका शुष्कन, बेलन तथा किण्वन की क्रिया होती है, याद रखिएगा। और चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो उद्दीपक होता है वो कैफीन होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलू की आंखें उपयोगी हैं पोषण के लिए, श्वसन के लिए, जनन के लिए या कायिक प्रवर्धन के लिए? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, कायिक प्रवर्धन के लिए, ठीक है। आलू अपरिवर्तित भूमिगत तना है। आलू की आंखें कायिक प्रवर्धन के लिए उपयोगी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में संबंध जोड़िए। स्रोत है इधर और इधर विटामिन है, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियां, तो ये हो जाएगा विटामिन ए जिसको रेटिनॉल बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। कच्ची पत्ता गोभी, ठीक है, कच्ची पत्ता गोभी, इसमें आ जाएगा आपका B1 जिसका वैज्ञानिक नाम थाइमन है। और मध्यकार खमीर, ये हो जाएगा विटामिन सी, ठीक है, मध्यकार खमीर विटामिन सी, इसका वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है। और गेहूं अंकुर तेल
इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? इसका हो जाएगा कैल्सिफेरॉल, जो विटामिन डी इसमें होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कैल्सिफेरॉल ये विटामिन डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? देखिए, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? तो देखिए, इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, उसकी छाल का नाश होना। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि तब पहुंचती है जब उसकी छाल का नाश हो जाता है। छाल के नाश होने से वृक्ष में फ्लोएम ऊतक का अभाव हो जाता है, जिससे खाद्य परिवहन की क्रिया बाधित हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल का खनिज घटक है, क्लोरोफिल का खनिज घटक है आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम या पोटेशियम। तो देखिए, क्लोरोफिल का खनिज घटक जो है वो है आपका मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम, याद रखिएगा, ठीक है। यानी क्लोरोफिल प्रायः सभी हरे पौधे, शैवाल तथा साइनोबैक्टीरिया में पाया जाने वाला हरे रंग का वर्णक होता है, जिसका खनिज घटक मैग्नीशियम होता है। देखिए अगला है लैक्टोज, किस में पाया जाता है? लैक्टोज गाजर में, अंगूर में, दूध में या सिरका। लैक्टोज पाया जाता है आपका दूध में। किसमें? दूध में। यानी लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है, ठीक है। यह एक कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है और इसकी हल्की मिठास का कारण यही है, ठीक है। दूध में हल्की मिठास का कारण लैक्टोज है। अगला है धनिया में उपयोगी अंश होता है मूल और पत्ते, पत्ते और पुष्प, पत्ते और सूखे फल, पुष्प और सूखे फल। क्या होगा? धनिया में उपयोगी अंश जो होता है वो होता है आपका पत्ते और सूखे फल। धनिया का वानस्पतिक नाम क्या है? तो कोरिएंड्रम स्टाइवम, ठीक है, कोरिएंड्रम स्टाइवम। वैसे तो धनिया के सभी भाग खाने योग्य होते हैं, परंतु ताजे पत्ते तथा सूखे फल उपयोग में लाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला, आम, नीम या तुलसी। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा तुलसी, ठीक है, तुलसी। तुलसी के पौधों का सभी भाग औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा यह शाक की श्रेणी में आता है, इसलिए इसे शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। दालचीनी, लवंग, नीम या ताड़। तो ये हो जाएगा आपका दालचीनी, ठीक है, सिनामम जिसको बोलते हैं, सिनामन। एक छोटा सदाबहार पेड़ है जो 10 से 15 मीटर ऊंचा होता है और यह लॉरेशी परिवार का पेड़ है, लॉरेशी परिवार का, ठीक है, याद रखिएगा। और यह श्रीलंका एवं दक्षिण भारत में बहुतायत में मिलता है और इसकी छाल मसाले की तरह प्रयोग होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं काम करती हैं प्रकाश संश्लेषण का, वायु वाष्पोत्सर्जन का, भंडारण का या चालन का। किसका? तो पत्तों में दिखाई दे जाने वाली शिराएं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु आवश्यक खाद्य एवं जल का पालन करती है, ठीक है, चालन करती है, यानी चालन का काम करेगी। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबद्ध होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4, चालन और श्वसन, ठीक है। चलिए, अल्फा अल्फा किसी एक प्रकार की के किस पदार्थ का नाम है? अल्फा अल्फा किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, घास का, ठीक है। चलिए, सिरे यानी मोलसेज से एल्कोहल प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि क्या है? सिरे यानी मोलसेज से एल्कोहल। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, उपचयन यानी ऑक्सीकरण। चलिए, पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में, वाष्पोत्सर्जन में या अंकुरन में। तो पौधे जो ऊर्जा छोड़ते हैं वो छोड़ते हैं श्वसन में, ठीक है। एलोसोम होते हैं कोशिकांग, पादप हार्मोन, एलील, लिंग गुणसूत्र। तो एलोसोम जो होते हैं ये होते हैं आपका लिंग गुणसूत्र। क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र, ठीक है। एलोसोम मनुष्य में 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं और 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में समान और अपने अपने समजात होते हैं
और इन्हें स्वजात गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं। और 23वें जोड़ी के गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में भिन्न होते हैं, इसे विषमजात गुणसूत्र या एलोसोम कहते हैं। लिंग निर्धारण में एलोसोम की भूमिका अहम होती है। ठीक है। कुकुरमुत्ता की खेती उपयोगी नहीं होती है। ठीक है, कुकुरमुत्ता की खेती उपयोगी नहीं होती है किसमें? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2, सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में। ठीक है। कुकुरमुत्ता यानी मशरूम एक प्रकार का कवक है। मशरूम की खेती आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होने के अतिरिक्त बायोगैस उत्पादन, कृषि अपशिष्ट के पुनर्चक्रण तथा कैंसर के निवारण में भी उपयोगी होता है। और सस्य रोगों का जैविक नियंत्रण शिकार पर जीविता, शाक भक्षकता यानी प्राकृतिक तंत्र पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है फूलगोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो फूलगोभी के पौधे का उपयोगी भाग जो होता है वो ताजा पुष्प समूह होता है, ताजा पुष्प समूह। ठीक है। चलिए, पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण? तो ये होता है कैरोटीनाइड की उपस्थिति, कैरोटीनाइड की उपस्थिति के कारण। ठीक है। चलिए, पराबैंगनी जो है, अल्ट्रावायलेट जो है, वो क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है। ठीक है। किसकी क्षति से? पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन से है? पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक, तो ये है आपका फाइकोसाइनिन। ठीक है, फाइकोसाइनिन याद रखिएगा। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? तो दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाएगा उभयलिंगाश्रयी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। तो शीतल वायु, भोजन, ऑक्सीजन या आश्रय स्थान। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, भोजन की कमी के कारण। अगला है, विश्व का सबसे अधिक तेज गति से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? तो तेज गति से बढ़ने वाला जल पादप है आपका जल हायासिंथ यानी पुष्प। ठीक है, याद रखिएगा। अंतिम सवाल है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तेलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रतिऑक्सीकारक। ठीक है, प्रतिऑक्सीकारक याद रखिएगा, प्रतिऑक्सीकारक की उपस्थिति के कारण। तो दोस्तों, आज का ये सवाल कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस तरह का प्रश्न चाहते हैं तो एक बार आप हाँ लिख दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।